नमस्ते। लिंग निष्पक्षता तथा लिंग समानता का क्या अर्थ है? लिंग निष्पक्षता तथा लिंग समानता के मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। निष्पक्षता एवं असमानता से क्या आप समझते हैं? लिंग विशेषकृत्य के उद्भव में सामाजिक आधारों की विवेचना करें। लिंग निष्पक्षता एवं समानता। लिंग साहित्य में लिंग समानता तथा लिंग निष्पक्षता संप्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी इन संप्रत्ययों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। लिंग समानता लिंग और निष्पक्षता में काफ़ी अंतर है। लिंग और समानता का अर्थ है स्त्री पुरुषों को अवसरों, अधिकारों, सेवाओं, संसाधनों की दृष्टि से एक समान समझना तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करना। भारतीय समाज में स्त्रियों की सजा शोचनीय है और वे पुरुषों से शोषण का शिकार रही हैं। अतः इस संदर्भ में लिंग समानता का अर्थ है स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार व अवसर प्रदान करना ताकि समाज उनकी क्षमताओं का लाभ उठा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि महिला की कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए ताकि वह पुरुषों के साथ समान स्तर पर आ सके। लिंग निष्पक्षता तथा पुरुषों के लिए निष्पक्षता होने की प्रक्रिया है। स्त्रियों तथा पुरुषों को संसाधनों तथा अवसरों तक पहुँच ही काफ़ी नहीं, उनको इन समानताओं का लाभ उठाने के लिए साधन भी प्रदान किया जाना चाहिए। अतः लिंग निष्पक्षता का अभिप्राय उन निष्पक्षता से है जिसमें स्त्रियों की तथा पुरुषों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जब महिलाएं उत्थान विकास की चर्चा की जाती है, जब लिंग भेद का प्रश्न उभर कर सामने आ जाता है, समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर प्राप्त न होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पुरुष लैंगिक समानता में मुख्य भूमिका अदा करता है। भारत के लगभग समस्त जातियों में पारिवारिक और निर्णय के कार्य में पुरुषों का महत्व स्त्री से अधिक है, जबकि स्त्री की अर्धांगिनी होने के कारण निजी और सार्वजनिक जीवन में उसे पुरुष की भांति ही अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की भांति जिम्मेदारियां सौंपने से ही लैंगिक समानता में सुधार होगा और सामाजिक मंच पर स्त्रियों की गौरव में वृद्धि होगी। वर्तमान में विश्व के 130 देशों में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क लिंग समानता के मामले में अग्रणी देश है। इन देशों में स्त्री और पुरुषों दोनों ही वर्गों में साक्षरता की दर समान है, किंतु आय के मामले में अंतर है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों का अनुपात कम रहा है और जहाँ पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की आयु नीची है। वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो 1931 में 950, 1931 में 933 और 2001 में 933 तथा 2011 में 927 रह गई। इस घटते हुए अनुपात का मूल कारण चिकित्सा और वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रगति है। वैज्ञानिकों द्वारा लिंग निर्धारण परीक्षण तकनीक की खोज करने और इसे विकसित करने के कारण 1978 से 1983 के दौरान लिंग निर्धारित परीक्षणों द्वारा भारत में 78,000 बालिका भ्रूण को गर्भपात के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार बालिका भ्रूण ने समाज में अपराधिकरण को बढ़ावा दिया। एक संकुचित विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया है कि स्त्री का स्थान घर की चारदीवारी के भीतर है। सदियों पुरानी विचारधारा नारी के बराबर के अधिकार में एक महत्वपूर्ण रुकावट है। वर्तमान में पुरुषों का आम स्त्री के माहौल को एक चकनाचूर कर देता है। जब पुरुष कैदी की तरह रखकर अपने पुरुषत्व पर गर्व महसूस करता है, जब वास्तविकता तो यही है कि स्त्री और पुरुषों दोनों में एक समान आत्मा होती है, दोनों में एक समान इच्छा और भावनाएं होती है। आज विश्व के कई देशों में बालिकाओं के प्रति भेद को घटाने के लिए सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। भारत में इस क्षेत्र में प्रयासरत है कि कई प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं में काफ़ी असमानताएं विद्यमान हैं। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के सुधारकों ने पहली बार महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार न होने पर प्रश्न उठाया। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले रानाडे आदि सुधारकों के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए गंभीरता से कार्य किए गए। इस क्रम में महात्मा गांधी ने अपनी आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को जाना। गांधी जी के आह्वान पर कई महिलाओं ने अपनी चारदीवारी को त्याग कर बाहर निकल आई, जिसमें सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला देवी, चट्टोपाध्याय आदि ने पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर उसमें जान फूंक ली। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को बराबरी के अधिकार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अभिव्यक्ति, भाषण आदि के क्षेत्रों में अधिकार देकर सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया, किंतु महिलाओं की समस्याओं में कोई विशेष सुधार नहीं आया, क्योंकि समाज में भारतीय समाज का पुरुष वर्ग अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आगे चलकर 1974 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा जब फाइलों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कार्यालयों, घर परिवारों और कारखानों में से कार्यरत स्त्रियों की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया, तब चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। यह रिपोर्ट 1975
संसद के पटल पर रखी गई, तब सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महिलाओं की स्थिति अभी दलित और शोचनीय हुई। वही वर्ष था 1975, जब सरकार द्वारा इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इस रिपोर्ट से किसी भी बीते समय सभ्य समाज की कथनी और करने के पीछे अंतर स्पष्ट हो गया। 1990 में महिलाओं की स्थिति यूएनडीपी सरकार द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित कर नारी जीवन के प्रत्येक बिंदु पर तथ्यात्मक सूचना देकर पहली बार लिंग आधारित विकास सूचकांक जारी किया गया। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाया गया। समान अवसर। उक्त रिपोर्ट में पहली विशेषता यह थी कि उस महिलाओं को पुरुषों के बराबर योग्य बताते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनसे पुरुषों की भांति समान अवसर नहीं दिए गए थे। स्त्रियों में लैंगिक समानता पुरुषों की तुलना में न के बराबर। रिपोर्ट में कहा गया कि पुरुषों को महिलाओं की समानता का दर्जा देना चाहिए और कभी जिम्मेदारियों में भी महिलाओं को सौंपना चाहिए। ऐसा करने से लैंगिक अनुपात में सुधार संभव होगा। महिलाओं की आय में भेदभाव। महिलाओं को पुरुषों से अधिक समय काम करना पड़ता है, किंतु उसके बावजूद भी महिलाओं की आय का अंक $11 लाख किया। औद्योगिक देशों में पुरुषों का 2/3 भाग का समय आय वाले का था, जबकि 1/3 भाग समय बिना आय के कार्यों में व्यतीत होता है। जबकि महिलाओं द्वारा किया गया यह प्रतिशत निर्धारित समय आय के कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार महिलाओं की अदृश्य आय के साथ भेदभाव करना क्या महिला अधिकारों का हनन करना नहीं है। अतः इस महत्वपूर्ण बिंदु को विचार करने योग्य मानकर माननीय मानसिक बदलाव की बात कही गई थी। कानूनी भेदभाव को समाज के समाप्त करने के लिए यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1979 में एक चार्टर जारी कर इस भेदभाव को मिटाने का आह्वान किया, किंतु चार्टर पर हस्ताक्षर करने की जब बात आई जब 6 देशों ने हस्ताक्षर कर इसके प्रति सहमति जताई, जबकि 43 देशों ने कुछ शर्तों से इसका अनुमोदन किया और 41 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया। इस प्रकार इस विषय पर 90 देशों में से केवल 6 देश हैं, जबकि अन्य देशों की जनता को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक असमानताएं। इस रिपोर्ट में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का कम आंकलन किया गया। 90 करोड़ से ऊपर कुल आबादी में से केवल 13 करोड़ महिलाएं 39.42% का साक्षरता के रूप में आंकलन किया गया। इसमें अगले अलग अलग राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत अलग अलग रूप में आंकलन किया गया। केरल में जहाँ 65.73% था, वहीं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 5.5% दर्ज किया गया। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष के परिदृश्य में पुरुषों महिलाओं का साक्षरता अनुपात क्रमशः 52% 11% दर्ज किया गया। बालिकाओं के संदर्भ में सर्वाधिक दुखद तथ्य यह है कि भारत में बालिकाएं केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि परिवार पर एक बोझ मानी जाती है। शैक्षणिक असमानता के कारण नारी जीवन दूभर हो गए। महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा जन्म से लेकर मृत्यु तक बराबर होती है। इस रिपोर्ट में विश्व के कई देशों की तस्वीरों का अंकन किया गया। नारी हिंसा के कारण एशिया में लगभग 10 लाख स्त्रियां वेश्यावृत्ति जैसे व्यवसाय बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पाते हैं। सभ्य और विकसित देश कहलाने वाला अमेरिका भी इस मामले में पीछा नहीं है और लगभग 1/3 बालिकाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली राज्यों में 2/3 विवाहित महिलाओं के साथ मारपीट और हिंसा की वारदातें की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे राज्यों में 6 में से 1 महिला के जीवन में एक बार बलात्कार जैसे घिनौना कार्य होता है। भारत जैसे देश के परिदृश्य में यह कहा गया है कि यह हर आयु में पुरुषों के विवाह कर माँ बाप अपने उत्तरदायित्व से जल्दी मुक्त होने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे अपने पुत्रियों को अधिक नहीं पढ़ाते। विवाह को कम आयु में प्राथमिकता देने के कारण बालिकाएं अच्छी उम्र में ही गर्भपात कर स्त्री रोग समस्याओं में फंस जाती हैं। इसका अंतर्गत परिणाम बाल मृत्यु, महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्धि, विकलांग बच्चे आदि। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना बनने वाली इस रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसका कार्य महिलाओं की कानूनी सहायता देकर उन्हें सबल बनाना है। आधार पर परिवार में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से महिलाओं की सुरक्षा करना है। अन्य प्रस्ताव। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 की रिपोर्ट में कुछ और बिंदुओं के बारे में भी प्रस्ताव दिए गए, इनमें से महिलाओं के प्रति अवकाश, प्रसूति अवकाश में वृद्धि और आर्थिक सहायता, राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं को 30% की भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि, गरीब परिवारों की महिलाओं को रोजगार हेतु ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि प्रस्ताव शामिल थे। लैंगिक समानता की दिशा में सरकारी प्रयास। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वास्तव में महिलाओं की लैंगिक समानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के प्रस्ताव में भारत में पहली बार नारी सुधार की दिशा में कानूनी मोहर के द्वारा भारत की परंपरागत रूढ़िवादी समाज में मानसिक रूप से बदलाव को लाने का प्रयास किया गया। भारत सरकार ने क्रियान्वित की दिशा में निम्नलिखित
कदम उठाए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 को उपयुक्त की रिपोर्ट में प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन को मूर्त रूप देने के संसद में एक विधेयक पारित किया गया। 1990 में पारित इस विधेयक की धारा 3 में कहा गया कि केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाएगा। इस आयोग में अध्यक्ष महिलाओं के प्रति समर्पित 5 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से विधि व्यवसाय संघ उद्योग और महिलाओं के हित में संस्थाएं का एवं एक सच्चे सचिव सामाजिक चेतना का विशेषज्ञ सिविल अथवा अखिल भारतीय सेवा की अनुभवी व्यक्ति का प्रावधान किया गया। आयोग के कार्य को राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 की धारा 10 के अंतर्गत कई निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार महिलाओं के स्थिति और प्रगति का वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र को भेज जाना, संविधान में निहित प्रबंध का समय समय पर पुनरीक्षण कर महिलाओं के उत्थान के बारे में सुझाव देना, महिलाओं के मामला संबंधित संविधान में प्रदत्त कानूनों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई कर परिवारवादी महिलाओं को उचित निर्णय देना, महिला उत्पीड़न अत्याचार से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कर उनका उचित रूप से समाधान करना, महिलाओं आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव देना, कैदी के रूप में अपराधी महिलाओं का निरीक्षण करना, महिलाओं की समस्या के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराना। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वापस रिपोर्ट प्रस्तुत करना। धारा 14 खंड 2 के अनुसार राज्य सरकार का आयोग की सिफारिशों पर प्रस्तावित कार्यवाही और सिफारिशों के अस्वीकार किए जाने के कारणों के ज्ञापन सहित आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आयोग की शक्तियाँ 1990 के अधिनियम की धारा 10 में विस्तृत रूप से आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 10 खंड के अनुसार आयोग किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सभी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदत्त है। धारा 12 खंड 4 के अनुसार आयोग को उनकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्य पद्धति स्त्रियों पर अत्याचार रोकने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं के लिए कई कदम उठाए। इसमें और कार्यशालाओं का आयोजन कर महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करना, आवश्यक कानून बनाना, जैसे महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के लिए समितियाँ गठित करना, नगरीय परिवहन बसों में बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की रोकथाम हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना, परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त समन्वय समिति का गठन करना, यह महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ की घटनाओं के आरोप में विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई करना, 6 शराब पीकर चलने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करना, सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना, महिलाओं के लैंगिक विकास हेतु उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने 1995 में कई सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम लागू किए। उनमें 1995 में देखा कि 1995 भी देखा से नीचे व्यापन करने वाली महिलाओं के परिवारों को आर्थिक कार्यक्रम लागू करने की सहायता दी गई। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रथम में 2 बच्चों के लिए 5 से 100 रुपये की सहायता प्रदान की गई। बेकारी से जूझ रही प्रत्येक पीड़ित महिला एवं पुरुषों को 75 रुपये प्रति माह सहायता के रूप में दिए गए। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर देने की विकास और उन्नति में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित कर दिया। इसके द्वारा महिलाओं को शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, पोषण, जनसंचार आदि में सुविधाएं देकर इन क्षेत्रों में महिलाओं की सेवाएं ली गई। इसके साथ साथ घरेलू अत्याचार को रोकथाम हेतु विधेयक प्रस्ताव पारित किया गया। महिला सशक्तिकरण वर्ष ने महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करके उनके अधिकारों हितों की सुरक्षा की आवश्यकता कदम उठाए गए। केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन और आवश्यक निर्देश प्राप्त कर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई। इनमें मध्य प्रदेश की पंचधारा योजना, हरियाणा की अपनी बेटी अपना धन योजना, गुजरात की कुंवर बानुई मामेरू और महाराष्ट्र की कामधेनु योजना से महत्वपूर्ण वर्तमान विकास की गति में जो स्वरूप धारण कर लिया है, उसमें किसी भी देश अपना समाज का विकास महिलाओं के पर्याप्त सहयोग के बिना नहीं। महिलाओं का यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उनके लिए शोषण और अत्याचार मुक्त और स्वतंत्र वातावरण का निर्माण किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकार अपने स्तर पर महिला उत्थान और लैंगिक समानता की क्रियान्वित की दिशा में कार्यरत है, किंतु अभी काफी महिला समानता विद्यमान सरकार द्वारा अत्यधिक प्रयासों का परिणाम इस रूप में सकारात्मक नजर आ रही है। समाज में जहाँ के लोगों की मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, किंतु असामाजिक तत्व हावी हो रहे हैं। विज्ञापनों में नग्न नारी चित्रण, सिनेमा के पर्दे पर दिखाए जाने वाले नग्न अवांछित दृश्यों आदि में वैदिक काल की नारी पर एक कालिक थोपने का प्रयास किया। आज का युवा वर्ग उन्हीं चित्रों के दृश्यों से प्रभावित होकर नारी को अपने वासना का शिकार बनाता है। अतः महिला लैंगिक समानता का भागीरथ कार्य का प्रारंभ तो हुआ, किंतु शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी अभी भी उपलब्धि प्राप्त करना बाकी है।
महिलाओं की लैंगिक समानता के अधिकार को बहाली तथा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश कठोरता से लागू किए जा रहे हैं। बलात्कार को रोकने हेतु भी सशक्त कानून प्रावधान है, परंतु इन सब के बावजूद महिलाओं का उत्पीड़न एक ऐसा विषय है जिसे मात्र कानून के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए जन चेतना को विकसित करना होगा और नैतिकता को उधार देना होगा। शारीरिक संरक्षण की दृष्टि से आज नारियों को अधिक संरक्षण की आवश्यकता है। शोषण तथा एवं उत्पीड़न से मुक्ति देकर ही नारी को लैंगिक समानता प्रदान की जा सकती है। धन्यवाद।